डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्रुटि को समझेंगे। त्रुटि कई बार एक बोरिंग सा टॉपिक लगता है, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप त्रुटि को अच्छी तरह समझेंगे और आपको आनंद भी आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन यकीनन आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। त्रुटि को समझने से पहले हम दो पदों को समझते हैं। पहला पद यथार्थता, दूसरा है परिशुद्धता। यथार्थता क्या होती है ये देखते हैं। सबसे पहले यथार्थता से तात्पर्य है कि किसी भौतिक राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितने निकट है। जैसे उदाहरण के लिए हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण g का मान, स्टैंडर्ड मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कक्षा 11 में आपके पास यह भौतिक विज्ञान में एक प्रैक्टिकल है, तो जब आप कक्षा में इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो जी का जो प्रेक्षित मान होगा, ऑब्जर्व वैल्यू जो आएगी आपके पास, वह 9.81 से भिन्न आएगी। सपोज जैसे 9.85 किसी का ये वैल्यू आया, किसी की वैल्यू आई 9.80, किसी की जो वैल्यू आई वो आई 10.00 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। किसी की वैल्यू सपोज माना कि आई 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इनमें यथार्थ मान कौन सा होगा? वह मान होगा जो इस वास्तविक मान के सबसे निकट होगा। इस वास्तविक मान के सबसे निकट जो मान है वो 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसलिए इनमें जो सबसे एक्यूरेट वैल्यू है जो हमने प्रेक्षित की वो होगी 9.80। यही यथार्थता है, ठीक है। एक अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। माना कि कोई कमरा है, उसकी लंबाई है 17 फीट, ठीक है। अब आपको इसकी लंबाई मापने के लिए दी गई। हो सकता है किसी के मापन में 16.9 फीट आ जाए, 90 फीट। किसी के मापन में 7.10 फीट आ जाए, किसी के मापन में 7.95 फीट आ जाए। तो इस प्रकार से आपको जो है उस कमरे की अलग अलग माप मिल सकती है। इनमें सबसे शुद्ध मान कौन सा आएगा, जो वास्तविक मान के निकट है, वो कौन सा होगा? वो होगा 7.95 फीट। इसलिए इनमें जो एक्यूरेट वैल्यू है वो कौन सी है? ये तीसरी है। अब उम्मीद है आप यथार्थता को समझ चुके होंगे। अब देखते हैं परिशुद्धता क्या होती है। देखा जाए तो सामान्यतः यथार्थता और परिशुद्धता में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी विज्ञान को ध्यान में रखते हुए परिशुद्धता को देखते हैं क्या है। परिशुद्धता से तात्पर्य है कि किसी भौतिक राशि का मान किस सीमा तक मापा गया है। अब देखिए किस सीमा तक मापा गया, आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि माना कि कोई कमरा ही लेते हैं, उसका उदाहरण लेते हैं, वह 17 फीट तक है या 17.50 फीट लंबा है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को दिया गया कि कमरे की लंबाई मापिए, कमरे जिसकी लंबाई 17.501 फीट है। अब उस व्यक्ति ने मापा तो उसने मापा 17.5 केवल, कि इतना आ रहा है। दूसरे ने मापा 17.52 आ रहा है। तीसरे ने मापा 17.500। चौथे ने मापा 17.600। अब देखिए इनमें प्रिसाइज वैल्यू कौन सी होगी? प्रिसाइज वैल्यू वो होगी जो दशमलव के 3 स्थानों तक मापी गई। सबसे पहले तो देखें, इन दोनों को तो हटा देंगे, 3 तक मापें। अब इसके भी नज़दीक कौन सा है? ये वाला। तो ये प्रिसाइज वैल्यू आ गई, परिशुद्धता आ गई। इसे आप समझ लीजिए, एक प्रकार से समझ लीजिए सार्थक अंक जिसमें जितने ज़्यादा होंगे वो उतना शुद्ध मान होगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे उससे हम। अब पढ़ते हैं त्रुटि। किसी भौतिक राशि के मापे गए मान
एवं वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। तो अभी हमने उस एग्जाम्पल देखा था कि ये गुरुत्वीय त्वरण का वास्तविक मान होता है, ठीक है, और मापा गया मान माना ऑब्जर्वेशन में इतना आया। अब इन दोनों का जो अंतर होगा वही त्रुटि है। या किसी कमरे की लंबाई 17 फीट है और मापा गया मान आता है 16.90 फीट, तो 17 ऋण 16.90 फीट, इनका जो अंतर होगा वही त्रुटि है। या यहाँ पे 9.81, ठीक है, और 9.85 का जो डिफरेंस आएगा इनमें, यानी इसमें से घटाएंगे, जो अंतर आएगा वही त्रुटि आएगी। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम त्रुटि को समझते हैं। त्रुटियां दो श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं। नंबर 1 है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी आती यादृच्छिक त्रुटियां। यहाँ पर थोड़ा भाषा की अशुद्धि हो गई थी। तो त्रुटियां दो श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं। नंबर 1 है क्रमबद्ध त्रुटियां और नंबर 2 आती हैं यादृच्छिक त्रुटियां। अब देखते हैं पहले कि क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती हैं। वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होता है और कुशलता द्वारा जिनमें कमी लाई जा सकती है, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। ये निम्नवत होती हैं। नंबर 1 यंत्रगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। अब इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यंत्रगत त्रुटि। अब माना हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और मेजरमेंट करते समय हम जिस यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं उसमें कुछ एरर है। जैसे हम स्केल लेते हैं, स्केल से हम जो है लंबाई मापते हैं, लेकिन स्केल में जो है एक खाना जो है जो कि 1 सेंटीमीटर के बराबर है मान लिया, वह 10 मिलीमीटर न हो करके मेजरमेंट में 9 मिलीमीटर ही आ रहा है। तो इस प्रकार से यंत्रगत त्रुटि है, यंत्र में त्रुटि आ गई। या जैसे थर्मामीटर से हम टेम्परेचर माप रहे हैं, लेकिन थर्मामीटर की जो रीडिंग है, थर्मामीटर पे जो रीडिंग्स लिखी होती हैं उनमें मिसप्रिंट हो गया है, या उनमें जो डिस्टेंस होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। कुल मिला के जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग आप मेजरमेंट के लिए कर रहे हैं, यदि उस इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी है तो वो जो त्रुटि रिजल्ट में आती है, प्रयोग में आती है, उसे हम यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। हो सकता है। दूसरी आती है व्यक्तिगत त्रुटि, जिसे हम ऑब्जर्वेशनल एरर्स भी कह सकते हैं। जैसे सपोज, जैसे आप जो है किसी स्केल से दूरी ही माप रहे हैं सपोज, और इस प्रकार से जो है खाने बने होते हैं, आप तिरछी दृष्टि से देख रहे हैं मापन में, तो ये सही नहीं मापा जाएगा, क्योंकि आप तिरछी दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपके ऑब्जर्वेशन में ये कमी आ रही है। यानी जो पाठ्यांक आप लेंगे उसमें अशुद्धता होगी। दरअसल जो ये कमी है, ये जो है हमारे अनुभवहीनता के कारण होती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे सपोज माना कि ये स्केल है, ये कोई स्केलिंग है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई रीडिंग है, और मैं यहाँ से देखता हूँ ठीक इसके ऊपर से जहाँ पेन रखी है, तो मैं इसका सही मापन कर सकता हूँ। लेकिन इस पेन से न देख करके अगर मैं यहाँ साइड से देखता हूँ और यहाँ से रीडिंग मापता हूँ, तो इसमें त्रुटि का एरर हो सकता है। हो सकता है क्या, होगा ही होगा। यानी जैसे दीवार पे लगी घड़ी पे यदि आप समय देखते हैं, तिरछे में देखते हैं, तो यह बहुत संभव है कि आपके द्वारा जो समय मापा जाएगा या बताया जाएगा उसमें त्रुटि होगी। सही समय बताने के लिए आपको घड़ी के ठीक सामने पे खड़ा होना होगा। इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं ये ऑब्जर्वेशनल त्रुटि हैं, यानी हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, वो सही तरीके से नहीं देख रहे हैं। अब आता है नंबर 3, बाह्य कारणों के कारण त्रुटि। बाह्य कारणों के कारण त्रुटि क्या हो सकती है। माना कि हम जो है शुद्ध पानी का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं कहीं पे, लेकिन वहाँ पर एयर प्रेशर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो क्योंकि बाह्य कारक चेंज हो गए, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस न मिल करके
इससे कुछ अलग मिल सकता है। या फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वातावरण में परिवर्तन हो जाता है, यानी वहाँ पर अगर दाब बदल जाता है, ताप में कुछ परिवर्तन आ जाता है या कुछ इन्वायरमेंटल जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो आ जाते हैं, तो हम जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सही तरीके से नहीं माप सकते हैं। जैसे हम कहीं पे जो है ह्यूमिडिटी मेज़रमेंट कर रहे हैं, यानी आर्द्रता मेज़रमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसी समय अगर वहाँ पे हवा चलना शुरू हो जाती है तो हम जो ह्यूमिडिटी मेज़र करते हैं उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि है। तो आपने देख लिया कि क्रमबद्ध जो त्रुटियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं और किस किस प्रकार से हो सकती हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यादृच्छिक त्रुटियां, रैंडम एरर्स, कि ये रैंडम एरर्स क्या होते हैं। यादृच्छिक त्रुटियां वे त्रुटियां जिनके स्रोत का पता नहीं चल पाता है, यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। अभी तक इससे पहले हमने जो त्रुटियां पढ़ी हैं उनमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, उन त्रुटियों का स्रोत क्या है हमें पता रहता है और हम उसके द्वारा त्रुटियों को कम कर सकते हैं। लेकिन ये यादृच्छिक जो त्रुटियां हैं इनका पता नहीं चल पाता है कि किसी प्रयोग में ये त्रुटि कहाँ से आ रही है। यानी हमने अपने इंस्ट्रूमेंट सही रखे, हमने सिस्टमेटिक जो एरर्स हैं उन सबको दूर कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है जिसका हमें पता ही नहीं चल पाता है। इस प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं, यानी रैंडम एरर्स कहा जाता है इन्हें। इस प्रकार की त्रुटि कम करने के लिए प्रयोग में प्रेक्षणों की संख्या बढ़ा देते हैं। प्रेक्षणों का औसत मान प्राप्त करके भौतिक राशि का शुद्ध मान प्राप्त करते हैं। अब देखिए शुद्ध मान क्या होता है हम देखते हैं, ठीक है। इसकी पहले ही मैंने चर्चा की थी कि शुद्ध मान क्या हो सकता है। अब माना कि हम किसी भौतिक राशि का प्रेक्षण कर रहे हैं, किसी मान को निकाल रहे हैं, तो उस मान को ज्ञात करने के लिए हम उसी प्रयोग को बार बार करते जाएंगे। जैसे ये कहा था मैंने, हम किसी स्थान पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय त्वरण जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस जी के मान को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है उसी प्रयोग को बार बार दोहराएंगे और बार बार दोहराने पर हमें अलग अलग मान ही प्राप्त होंगे। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से माना कि हम जो हैं किसी भौतिक राशि के लिए प्रेक्षित n पाठ्यांकों का मान क्रमशः a1, a2, a3, a4 तथा an पाते हैं, यानी ये हैं। जैसे a1 मान लिया ये है, a2 ये है, a3, a4, और मान लिया कि हमने ये प्रयोग जो है n बार किया तो n मान मिलेंगे। अब इन जो n मान हैं इनका जो औसत मान आएगा वही क्या होती है, भौतिक राशि का शुद्ध मान होता है। जैसे a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट an का हमने औसत लिया, तो औसत कैसे लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और जितनी बार परीक्षण किया उसका हम इसके योग में भाग दे देंगे। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट डॉट an, इसमें भाग देंगे n का। इस प्रकार से हम क्या पाते हैं, ए माध्य यानी ए एवरेज, ए एम भी कहते हैं, मीन जिसे कहते हैं। तो यह आएगा 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई, यानी सिग्मा प्रदर्शित करता है योग को, ये धन आगे, और i का मान 1 से लेकर n तक जाएगा। तो कैसे जाएगा, i का मान पहले 1 रखेंगे तो a1 आ गया, क्योंकि सिग्मा है तो फिर प्लस आ जाएगा। i बराबर 2 रखेंगे तो a2 आ गया। i बराबर प्लस के बाद i बराबर 3 रखेंगे तो a3, a4 प्लस प्लस, और n का भाग तो इसमें जाता ही है। इस प्रकार से आप इसे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ये आ गया ए माध्य का मान, इस प्रकार से आ गया। ये मैंने थोड़ा सा अलग सा लिखा है इस प्रकार से, ये ठीक हो गया। ए एम भी यही है, इसका हम आगे प्रयोग करेंगे। तो अब जो है आप यादृच्छिक त्रुटियां भी समझ चुके हैं। अब देखते हैं अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। किसी यंत्र द्वारा जो न्यूनतम मान मापा जा सकता है उसे उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। उदाहरण, मीटर स्केल का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है, यानी 0.1 सेंटीमीटर। यानी मीटर स्केल की सहायता से आप मिनिमम 1 मिलीमीटर की दूरी ही माप सकते हैं, इससे छोटी दूरी नहीं माप सकते हैं।
तो इसका अल्पतमांक आ गया। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.1 mm होता है, यानी 0.01 सेंटीमीटर होता है। 0.1 mm तक ही कैलिपर द्वारा मापन कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से इसका अल्पतमांक कितना आ गया, स्क्रू ग्रीस का अल्पतमांक कितना आ गया आप देख सकते हैं, 0.01 mm यानी 0.001 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, आपकी जो घड़ी की सुई है, या हम कहते हैं जो घड़ी है, रिस्ट वॉच है, उसका अल्पतमांक कितना होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। अभी तक आपने सीखा सिस्टमेटिकल एरर्स यानी क्रमबद्ध त्रुटियां, और दूसरी सीखी आपने रैंडम एरर्स यादृच्छिक त्रुटियां। अब देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, इसको सीखने से पहले आप थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं। ये जो त्रुटि पड़ी थी, वास्तविक मान और मापे गए मान का जो अंतर है उसे त्रुटि कहते हैं। अब चलते हैं निरपेक्ष त्रुटि पे। निरपेक्ष त्रुटि भी क्या है, वास्तविक मान एवं मापे गए मान यानी प्रेक्षित मान के अंतर को ही निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, इस बात का ध्यान रहे। यानी हमने कहा था कि गुरुत्वीय त्वरण जी का वास्तविक जो मान है वो क्या है, ट्रू वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और प्रेक्षण में जो मान मिला हमें 9.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला। अब इन दोनों का जो अंतर है, ये जो मान आएगा वही क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ हम इसे डेल्टा ए से प्रदर्शित करेंगे। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा और आगे। किसी भौतिक राशि के मापन को n बार मापित करने पर प्राप्त मान क्रमशः a1, a2, a3, an हों तो am बराबर सिग्मा i इक्वल टू 1 to n an बटे n, यह वास्तविक मान कहलाता है। जो हमने यादृच्छिक त्रुटियां देखी थी उसमें जो औसत मान आया था वो इतना ही आया था। आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब आप समझ चुके हैं कि जो औसत मान निकालते हैं वही क्या है, वास्तविक मान है, ट्रू वैल्यू है, ठीक हो गया। इस प्रैक्टिकल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं प्रयोग, इस प्रयोग में पहला जो मान आया a1 आया, ठीक है। a1 में से हम जो वास्तविक मान है उसे घटाएंगे तो हमें जो मिलेगा वह क्या होगा, प्रेक्षित मान होगा, निरपेक्ष त्रुटि होगी, सॉरी निरपेक्ष त्रुटि होगी। जैसे क्या कहा कि सपोज 9.81 में 9.80 घटाया हमने, ये जो है ये माना इसका औसत मान आया। चलो और अच्छी तरह से समझते हैं। जो वास्तविक मान है वो कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का, और जो प्रेक्षित मान है मान लिया वो आता है 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमने मापा, अब देखते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी इसमें। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, g' माइनस जी, यानी 10.00 में से 9.81 घटाएंगे, जो वैल्यू आएगी आप घटा के देखिए, जो वैल्यू आएगी वो निरपेक्ष त्रुटि है। अब इसी प्रयोग को हम बार बार करते हैं। माना दूसरे प्रयोग में g' का जो मान है वो आता है माना 9.90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरे में कुछ और आएगा, चौथे में कुछ और आएगा। तो प्रत्येक जो वैल्यू मिल रही हमें उसके लिए हम निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। तो इस प्रकार से जो है इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये, इसमें से एवरेज, इसमें से एवरेज वैल्यू घटाएंगे तो हमें जो मान मिलेगा वह क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि होगी, ठीक है। अब आप देखिए, थोड़ा यहाँ समझने वाली बात है कि निरपेक्ष जो त्रुटि है वह जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। कैसे, अब देखिए हमने एग्जाम्पल लिया था कि जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड वैल्यू, लेकिन हमें मिला कितना, 9.80। तो यहाँ ये बड़ा है और ये छोटा है, इसमें से
ये घटेगा क्योंकि ये प्रेक्षित मान है और ये वास्तविक मान है, तो ये छोटा मान है, ये बड़ा मान है, तो अंतर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, और फिर एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेक्षित मान माना इतना आया 10.00 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन वास्तविक मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इनका अंतर करेंगे तो ये धनात्मक आएगा। तीसरा, यही प्रेक्षित मान है और यही वास्तविक मान है, तो वास्तविक मान में से और प्रेक्षित मान में से वास्तविक मान घटाएंगे तो अब जो आंसर आएगा वो शून्य आएगा। इस प्रकार से जो निरपेक्ष त्रुटि है वह ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य कुछ भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रहे, त्रुटि को हम हमेशा अंततः पॉजिटिव ही लेंगे, डेल्टा ए। ठीक है, ये डेल्टा ए है, त्रुटि को पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है ना, क्यों लेंगे हम आगे देखेंगे इस चीज़ को। अब आता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी अभी तक हमारे पास जो निरपेक्ष त्रुटियां आई थी, डेल्टा A1 आप देखेंगे अभी, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डॉट डॉट डेल्टा AN, इनका जो औसत मान है यही क्या है, औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, डेल्टा AM। ठीक हो गया, तो वास्तविक मान क्या होगा, डेल्टा AM प्लस डेल्टा AM, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि जो होती है उसका जो औसत है वही क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। अब आप इसे समझ लें अच्छी तरह। अब इसके बाद आएगा आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है। अब देखिए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और जो वास्तविक मान आता है इनका जो अनुपात होता है वही जो है आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। जैसे आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि एवं भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, डेल्टा AM बटे AM, ये हमने देखा था। ठीक है, अब आता है प्रतिशत त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में बदलने पर प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है। तो जो आपेक्षिक त्रुटि मिली थी हमें, ये इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मान मिलेगा वो प्रतिशत त्रुटि मिलेगा। अब जो जो टर्म हमने पढ़े, क्या क्या पढ़े, एक तो औसत मान, एक निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। अब देखते हैं, माना किसी प्रयोग में पानी का अपवर्तनांक 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 तथा 1.33 लिया गया। पानी का अपवर्तनांक यानी पानी के अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए अलग अलग रीडिंग्स हमें मिली हैं। इस प्रकार से हमने प्रयोग किया। अब गणना करना है औसत मान। औसत मान कैसे ज्ञात करेंगे, इन सब को जोड़ेंगे। ठीक है, अब इन सब को जोड़ेंगे क्योंकि अपवर्तनांक को हम n या म्यू से दिखाएंगे तो औसत निकालेंगे, तो इस n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8 आ जाएगा। तो वीडियो छोटा कर, तो हमने क्या किया, इन सब को जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। और ये कितने माप हैं, ये 8 पाठ्यांक हैं, तो इनको 8 रीडिंग्स हैं, तो इनको जोड़ के इसका भाग दिया तो कुल उत्तर इतना आएगा। और 1.3 क्योंकि 5 से ऊपर है तो इसको 1 मान लिया, इसमें जोड़ दिया तो 1.33। तो जल का औसत अपवर्तनांक कितना आया, ये आ गया। ठीक है, अब आता है निरपेक्ष त्रुटि। यहाँ ये ध्यान देना आपने, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये n1 होगा, ये n2 लेंगे, n3, n4, n5, n6, n7, n8 तक जाएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि के लिए क्या आएगा, डेल्टा n1 बराबर 1.33 औसत जो वास्तविक मान है, इसमें से ये घटाएंगे 1.29। इसी प्रकार से वीडियो छोटा करने के लिए मैं थोड़ा पॉज करके इसे लिख लेता हूँ। तो इस प्रकार से जो है मैंने क्या किया कि जो औसत मान आया था, ये देखिए 1.33। ठीक है, 1.33 में से 1 पॉइंट आना था इसमें,
1.29 घटाया तो इतनी वैल्यू आई। 1.33 में से जो है 1.33 जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये घटाया, औसत जो मान आया वो इतना आया, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, औसत मान में से ये घटाया, औसत मान में से ये सब देखो घटाते गए। जो वास्तविक मान आया वो जो औसत मान आया, औसत मान कितना है 1.33, ये घटाते गए, प्रत्येक मान घटाए इसमें से और हमें इस प्रकार की वैल्यूज़ मिली। ये निरपेक्ष त्रुटि है। ठीक हो गया। अब इन सब का जो एवरेज आएगा उसे क्या कहेंगे? आपेक्षिक त्रुटि। मतलब इन सब को जोड़ेंगे, ठीक है, और उसमें 8 का भाग देंगे। ध्यान रहे, आपेक्षिक त्रुटि को लेते समय क्या कहा था? इन सब का मॉड लेंगे, इन सब का मॉड लेंगे। जो धनात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा, जो ऋणात्मक है वो भी धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार से ऋण का मान भी धन हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये सब जुड़ जाएंगे और इनमें 8 का भाग देंगे। इन सब को जोड़ दिया और इसमें 8 का भाग दिया तो हमारे पास आता है 0.02। ये क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि ये इतनी आ जाएगी। अब देखिए आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि हमें कितने मिली? 0.02। ठीक हो गया, 0.02। इसमें किसका भाग देना है? वास्तविक मान का। जो वास्तविक मान है वो कितना आया था? जो औसत मान है 1.33, तो इसमें 1.33 का भाग देंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.015। ठीक हो गया। और ध्यान रहे, ठीक है ना, इस प्रकार से हमारे पास ये आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी। और अब इसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? गुणा 100 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी ये आएगी 1.5%। क्योंकि त्रुटि धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है, तो जो निरपेक्ष त्रुटि है हम इसे प्लस माइनस में ले सकते हैं। प्लस माइनस में हम इसे प्लस माइनस में ले सकते हैं। इतना आपने ध्यान देना है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। यदि आपको अभी भी इस न्यूमेरिकल को समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अन्य एग्जाम्पल के द्वारा आपको इन त्रुटियों को समझा सकता हूँ फिर से कि आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकालनी है और साथ साथ में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालनी है। इसको हम अन्य उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा त्रुटियों का संयोजन। वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इन त्रुटियों के संयोजन से कभी कभी जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। तो धन्यवाद। और अधिक वीडियोस और अच्छी जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।